हेलो बच्चों, नमस्ते। आप सबका एसी स्टार्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 9th क्लास में जो पेपर है मैथ्स का मिड टर्म का उसे करवाने जा रहा हूँ। ये आज सीरीज़ 2 है। इससे पहले मैंने सीरीज़ 1 में 7 क्वेश्चन तक करवाए थे और उस चैप्टर में जो जो था वो भी आपको मेन में समझाया था। ठीक है, आज हम 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ये पेपर देख सकते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि क्या क्या है इस 8 क्वेश्चन की शीट में। ठीक है, बाकी अगली शीट जब आगे क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा। ठीक है, ये 7 से लेकर 15 तक क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहे होंगे। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन करना स्टार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से समझना। 8 क्वेश्चन से आज हम कराएंगे और जिसने पुरानी वाली वीडियो ना देखी वो उसे देखना, क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। स्पेशली ये कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि उनका पूरा रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। और जो बच्चे फाइनल की तैयारी करेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जो मिड टर्म की तैयारी करेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब टाइम ज़रा लेते हुए फटाफट स्टार्ट करता हूँ। ध्यान से समझना बच्चों, पूरा ध्यान देना। देखो बच्चों, हमसे 8वें क्वेश्चन पूछा है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से डैश होता है। ठीक है, मतलब ये क्या है। देखो एक बात सुनो पहले। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज में कितनी भुजा होती हैं? 1 2 3 भुजा होती है। कितनी होती हैं? 3 भुजा होती है। पता है बच्चों आपको त्रिभुज कब बनता है? त्रिभुज तब बनता है जब उनके एंगल का जो सम है ना वो 180 होना चाहिए। ये पहली कंडीशन हो गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये होती है त्रिभुज तब बनता है जब दो भुजाओं का टोटल जो है वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि देखो, मान लो अगर एक ट्रायंगल की एक भुजा दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, एक दे रखी है 2 सेंटीमीटर और एक दे रखी है 1 सेंटीमीटर, तो क्या इसका त्रिभुज बनेगा? ध्यान से देखो, इन दो को जोड़ने पर बनेगा 4। देखो 2 + 1 कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो ये जो 3 है वो 4 से छोटा है ना, तो इसका त्रिभुज नहीं बन सकता। तो याद रख लेना कि दो जनों का टोटल तीसरे से बड़ा होगा तभी त्रिभुज बनेगा। अगर आपको ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो मैं इसका एक सबसे आसान तरीका बताता हूँ। आप क्या करो, कंस्ट्रक्शन माइंड में सोचो। देखो मैंने 2 सेंटीमीटर डाला, फिर 1 सेंटीमीटर है, यहाँ मैंने 1 सेंटीमीटर डाला, ठीक है, और ये कितना? 4 सेंटीमीटर, ये मैंने 4 सेंटीमीटर डाला। ये आपस में दूसरे को लाइन काट सकती है कभी? ध्यान से उसको पूरा करो, ऐसे ऐसे, कभी काटेगी नहीं। ठीक है ना, तो त्रिभुज कहाँ से बन जाएगा? क्योंकि त्रिभुज तभी तो बनेगा जैसे एक आर्क यहाँ डाली, एक आर्क यहाँ डाली, ये जब दोनों मिलेंगे तभी तो त्रिभुज बनेगा। समझो मेरी बात? तो त्रिभुज तभी बनेगा बच्चों जब दो का टोटल तीसरे से बड़ा हो। तो इसमें आंसर क्या आएगा 8th क्वेश्चन में? किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है, लार्ज होता है। ठीक है, क्या होता है? लार्जर। क्लियर? अब 9th क्वेश्चन में आ जाओ। 9th क्वेश्चन बहुत ईजी है। कह रहा है अगर एंगल A 60 का है, B 40 का है, तो त्रिभुज ABC की सबसे बड़ी भुजा बताओ। अब पहले इसका कंसेप्ट समझ लो। ये चैप्टर नंबर 7 में 7.4 एक्सरसाइज का है। ठीक है, ध्यान समझो इसको। देखो इधर, अगर हम कोई त्रिभुज बनाते हैं ना, ठीक है, अगर ये सबसे बड़ी भुजा है तो इसके सामने वाला जो कोण है वो सबसे बड़ा होगा। सुन में आई? और अगर सबसे बड़ा कोण है तो उसकी भुजा सामने वाली बड़ी होगी। ठीक है, अब जैसे ये मैंने बनाया, अगर ये सबसे बड़ी भुजा है तो इसके सामने वाला कोण बड़ा होगा। अगर ये सबसे बड़ा कोण है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? बड़ी होगी। अगर ये सबसे छोटा कोण है, ठीक है, ये सबसे छोटा कोण है, अगर ये सबसे छोटा कोण है तो इसके सामने वाली भुजा भी छोटी होगी सबसे, और अगर ये सबसे छोटी भुजा तो इसके सामने वाला कोण भी सबसे छोटा होगा। तो दोनों में तो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एंगल A इतना है, B इतना है, तो त्रिभुज ABC की सबसे बड़ी भुजा बताओ। तो बच्चे क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। कहीं बच्चे 100 लिख देंगे, कहीं बच्चे 180 घटा देंगे। अरे ऐसे थोड़ी करना है। ध्यान से देखो, ये त्रिभुज है। देखो ये 60 डिग्री का, हमने इसको 60 मान लिया, ये हमें 40 दे रखा, हमने इसे 40 ले लिया। तो एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है? 180 होता है ना। तो ये 60 है, 40 कितना होगा? 100, बचे कितने? 80। तो ये 80 आ गया। अब कई बच्चे इसमें क्या भर देंगे? कई बच्चे इसमें 80 लिख देंगे। अब 80 थोड़ी लिखोगे आप। उन्होंने बोला सबसे बड़ी भुजा कौन सा, सबसे बड़ा एंगल कौन सा? 80। तो 80 के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी। ठीक है, अब सबसे पहले हमें नाम लिखना पड़ेगा। A इसका नाम क्या है? A। इसका नाम क्या है? B। इसका नाम क्या? C। तो एंगल C के सामने वाली भुजा का नाम क्या है? AB। क्या है? AB। तो आंसर क्या आ गया?
तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए बी। ठीक है, आपको एंगल की वैल्यू नहीं रखनी। क्लियर हो गया। अब आपसे अगर पूछ लेता सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, तो आप ये बताओगे जैसे 40 सबसे छोटा एंगल है तो इसकी सामने भुजा ए सी होगी। क्या होगी, ए सी। देखो बच्चों 10th क्वेश्चन में बोला है यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर कोण, ठीक है, का कोई एक युग्म बराबर है तो रेखाएं क्या होंगी। देखो मेरी बात सुनो, पहले एक बार चीज समझ लो। देखो जब दो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं तो उनके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में उल्टा पूछ लिया, उसने बोला अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं, अंततः एकांतर कोण बराबर हैं, तो ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। क्या होगी, पैरेलल। तो 10वीं का आंसर क्या आ गया, पैरेलल आ गया। क्या आ गया, पैरेलल आ गया। क्लियर हो गया। इसे अंततः एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है, अंतः एकांतर कोण बराबर होंगे तो लाइन पैरेलल होगी, लाइन पैरेलल तो अंतः एकांतर कोण बराबर होंगे। उल्टा भी पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ जाओ 11वें क्वेश्चन पे। 11वें क्वेश्चन में 0.3 के ऊपर बार है, 0.4 के ऊपर बार है। कह रहा है का जो योग है, जो सम है वो 0.7 आएगा, 0.7 पे बार आएगा। देखो भाई इसका शॉर्टकट ट्रिक तो यह है कि पॉइंट के बाद क्या है, बार है। ठीक है, और कितने पर बार है, 1 पर है। तो जो अमाउंट लिखी है वो लिखा 3। ठीक है, 3 माइनस पॉइंट से पहले कौन है, 0, अपॉन में कितने पर बार है, 1, तो इसका आ गया 3/9। शॉर्टकट है ये। ऐसे इसके पॉइंट के बाद बार कितने पर, 1 पर है, तो ये हमने 4 लिखा। पूरी रकम लिखनी होती है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 0 माइनस कर दिया, 3/9, 4/9, तो कितना आ गया, 7/9 आ गया। कितना आ गया, 7/9 आ गया। ठीक है, अब इसका आंसर चेक करो। इसमें भी करेंगे 7 माइनस 0/9 बराबर 7/9, दोनों बराबर आ रहे हैं ना। ठीक है, तो बोलोगे ये ट्रू है। क्या है, ट्रू है। ठीक है, अगर एग्जाम में इसको लंबे तरीके से करना होता तो वो भी तरीका बताता हूँ। जैसे 0.3 आता, ठीक है, 0.3 पे बार आता तो इसे कैसे करते, तो आप इसको पहले लेट मानते, लेट x इक्वल टू 0.3 पे बार। ठीक है, पॉइंट के बाद अगर बार है तो उसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो। क्या मान लो, फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, दोनों 10 से गुणा कर लो। ठीक है, तो 3.3 पे बार आ गया। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आगे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि जो बार होता है ना, किसी पे जो बार होता है बच्चों, वो कभी खत्म नहीं होता। अगर किसी पे बार लगा हुआ तो इसका मतलब पता है क्या है, वो 3 3 3 3 3 3 3 चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए जब हम इसकी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आगे भी आ जाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद भी लिखा रहेगा। उसके सेकंड आ गया। अब सेकंड में से फर्स्ट घटा दो, सेकंड में से फर्स्ट घटा दो। 10x माइनस का x, 3.3 पे बार माइनस 0.3 पे बार, 10 में से 1 कितना बचा, 9। अब देखो पॉइंट के पहले में से पॉइंट के पहले वाला घटाएंगे, 3 में से 0 गया 3। अब पॉइंट के बाद वाले में से पॉइंट के बाद वाला घटाएंगे तो क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ 0 लाने के लिए ये घटा रहे हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर है। 3/9 आ गया। ठीक है, अब बहुत से बच्चों को शॉर्टकट ट्रिक पता होती है कि अगर 0 लिखा है, पॉइंट का सीधा बाहर है, तो 3/9 सीधा आएगा। अगर यहाँ पर होता, सपोज करो यहाँ पर 0.95 होता, उस पर बाहर लगा होता, तो आप सीधा आंसर क्या लिखते हैं, 95 अपॉन में कितने जने हैं, 2, तो 2 9 आ जाते हैं। आप 100 मत लिख देना। ठीक है, वो देखो जब हम ऐसे सॉल्व करते हैं ना, तब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं 1 पे बार है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जब 2 पे बार होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे जब 3 पर बार होगा। क्लियर हो गया। अगर शॉर्टकट ट्रिक करनी है तो ये तरीका है। शॉर्टकट ट्रिक आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, अभी इसकी और भी शॉर्टकट ट्रिक है, जैसे 0.347। अगर इस पे देखो, इस पर बार लगा हुआ है, इस पर बार नहीं लगा, तो इसको कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा, नहीं तो फिर सारा इसी में टाइम निकल जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैं स्पेशल क्लास लूंगा। ठीक है, ओके। 12वां क्वेश्चन पे आ जाओ। 12वें क्वेश्चन पे x इक्वल टू 1 दे रखा है, y इक्वल टू -1 दे रखा है, और x प्लस वाई इक्वल टू 2 दे रखा है। कह रहा है क्या ये दोनों इसके सॉल्यूशन हैं, तो सिंपल सी बात है, जहाँ x लिखा है वहाँ 1 लिख दो, जो y लिखा है वहाँ -1 लिख दो, पुट कर दो। x की जगह 1 आ गया, y की जगह -1 आ गया। देखो मैंने यहाँ प्लस लिखा या y की जगह -1 है ना, जो माइनस तो ब्रैकेट लगा लिया। ठीक है, और अगर किसी को लग रहा है वो धीरे धीरे करा रहे हैं तो वो
3 डॉट होती है उससे स्पीड बढ़ा सकता है, और अगर किसी को बहुत स्पीड लग रही है तो वो धीरे कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे के सीखने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, तो देखो 0 और 2 बराबर नहीं आ रहे, 0 और 2 बराबर नहीं आ रहे। अगर ये बराबर नहीं आ रहे इसका मतलब क्या है, ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 2। हिंदी वाले के लिखें x बराबर 2 y बराबर -1, x प्लस वाई इक्वल टू 2 का हल नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब 13 क्वेश्चन देखो। देखो 13 क्वेश्चन है प्रायिकता के बारे में बात कर रहा है, तो थोड़ा पहले प्रायिकता के बारे में जान लो। ठीक है, प्रायिकता जो है ना 0 से लेकर 1 तक होती है। ठीक है, जहाँ कंफ्यूजन हो वहाँ प्रायिकता नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है, मतलब जहाँ संभावना हो वहाँ प्रायिकता है। ठीक है, तो प्रायिकता 0 से लेकर 1 तक होती है। ठीक है, 0 भी इंक्लूड होगा 1 भी इंक्लूड होगा। अगर माइनस की बात करें तो ये प्रायिकता नहीं है, माइनस की बात करें तो प्रायिकता नहीं है। अब बताओ 0.00000 प्रायिकता है क्योंकि 0 है। 0.00001 प्रायिकता है, यस है। क्या 3/4 प्रायिकता है? 3/4 प्रायिकता है, हाँ, क्योंकि देखो जब इसको भाग करोगे तो 0.75 आएगा। अब ऐसा याद रख लो कि अगर ऊपर छोटी रकम है नीचे बड़ी है और दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं, तो प्रायिकता है, प्रायिकता है। ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता प्रायिकता में कौन सी है प्रायिकता कौन सी नहीं है। ठीक है, अब इसने बोला है कि क्या कोई भी घटना, कोई भी इवेंट अगर घट रही है तो क्या वो 0 और 1 के बीच में होगी? हाँ, और उसमें 0 और 1 भी इंक्लूड होगा, उसमें 0 और 1 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो आप इसे 2 ही लिख देना। उसके बाद 14 में बोला -2 7, ये हमें दे रखा है। ठीक है, -2 और 7 दे रखा है, तो इसने बोला x से 2 की परपेंडिकुलर दूरी बताइए। परपेंडिकुलर मैंने आपको बताया था 90 डिग्री का एंगल होता है, तो आपको वो दूरी बताने, तो सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करो, पहले ऐसे रफ में डाल लो। ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं है तो ठीक है, ऐसे थोड़ा अभी टाइम लगाओगे तो बाद में को टाइम लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो x का -2 है, ये रहा, y का 7 कहाँ है, यहाँ आएगा लगभग, है ना। तो ये इस वाले पॉइंट पे आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया, है ना, आ गया ना वाला पॉइंट, ये 6 है और ये 7 हो गया। अब ये जो आ रहा है, अब बताओ, इसने बोला है कि x के परपेंडिकुलर जो है वो दूरी 2 है। चेक करो, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इस वाले पॉइंट की जो दूरी है, x की जो परपेंडिकुलर दूरी है वो -2 है। चेक करो कितनी दूरी है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। अगर y से बोलता तो y से दूरी कितनी होती, 1 2, है ना, क्योंकि यहाँ इस पे चले जाती है। देखो लाइन डाल के देख लो वैसे। अब ये कह रहा है x से जो दूरी है वो 2 है, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 ही तो होगी, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। क्या है, फॉल्स। कहने का मतलब शॉर्ट में मैं बताता हूँ आपको कि अगर वो x से दूरी बोल रहा है लंब वाली, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, क्वेश्चन समझाया था कि अगर x से परपेंडिकुलर वाली दूरी बोल रहा है तो आपको y वाली वैल्यू होगी उसकी, अगर परपेंडिकुलर वाली दूरी बोल रहा है। ठीक है, और अगर y वाली बोल रहा है तो वो x वाली वैल्यू होगी। तो x से लंबा दूरी 2 है, नहीं 7 होगी। ठीक है, और अगर y x लिखा तो 2 लिख देते हैं। यहाँ माइनस को नहीं देखा जाता, दूरी माइनस में नहीं होती। कभी आप अगर अपने घर में जा रहे हो तो बोलोगे माइनस के 4 किलोमीटर जा रहे हो, 4 मीटर जा रहे हो, 400 मीटर जा रहे हो, नहीं ना, माइनस के कभी नहीं बोल सकते आप। ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं लिखा तो यहाँ वैसी फोर्स मत लिख देना, फोर्स है लेकिन रीजन माइनस नहीं लगा ये नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ 15 क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो इक्विलर ट्रायंगल होता है, ये भी क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा में आपको समझा दिया था पिछली वीडियो में कि इक्विलर ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, क्या होता है, √3/4 साइड की पावर 2, √3/4 ए भी लिख सकते हैं उसकी जगह, मैंने बोला ए मान लो, क्या मान लो, ए। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, ट्रू है। क्लियर हो गया। अब आगे आ जाओ, 16 क्वेश्चन देखो। 16 क्वेश्चन में कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक निकालिए
जो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करे, मतलब एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट करे। तो अगर जिसको वो इंटरसेक्ट करने की बात कर रहा है, ठीक है, तो जिसको इंटरसेक्ट करने की बात कर रहा है उसके जगह दूसरे को आप 0 पुट कर दो। सुन रहे मेरी बात? ठीक है। अब अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया, मान लो अगर आपको थोड़ा कंसेप्ट याद नहीं है, क्लियर नहीं है, तो आप क्या करो, पहले एक्स की जगह 0 लिख लो, माना एक्स की जगह 0 लिख लो, क्योंकि एग्जाम में सेम पेपर तो नहीं आएगा ना, आपको कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है ना। तो मैंने एक्स की जगह 0 लिखा तो वाई तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो वाई कितना आ गया, 4/2 इजिकल टू कितना आ गया, 2 आ गया। ये 0 हो गया, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, 2 आ गया। अब माना अब y इजिकल टू 0 ले लो, क्या ले लो, y इजिकल टू 0 ले लो। जब आप y इजिकल टू 0 लोगे तो आपका 4 आएगा, कितना आएगा, 4। अब आप ध्यान से देखो, इसको पॉइंट में बनाओ। ये आपका बॉक्स आ गया, ये आपने पहले भी कर रखा होगा, x और y। x कितना है 0, y कितना है 2, x कितना है 0 4 और y कितना है 0, x 0 y 2, तो 1 2 3 1 2 3। अब x का 0 y का 2, तो x का 0 ये रहा, y का 2 ये रहा, ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। x का 4, ठीक है, x का 4 और y का 0। तो मैंने क्या कहा था, जिसके दोनों में से जिसमें 0 आ जाए, जिसमें दोनों में से 0 आ जाए, आपको क्या करना, जिसकी वैल्यू दे रही है उस पर पॉइंट डाल देना, उस पर पॉइंट डाल देना, ठीक है। तो हम x की वैल्यू 4 दे रही है तो 4 पर डाल दो, y की वैल्यू 2 दे रही है तो 2 पर डाल दो, इसको मिला दो। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन पूछा था कि एक्स एक्सिस जो है, ठीक है, वो किस, उसकी वैल्यू बताओ किस पर टच कर रहा है। तो देखो ये किस पर टच कर रहा है, 4,0 एक्स एक्सिस। अगर वाई एक्सिस पूछा तो क्या लिखते हैं, 0,2। पहले एक्स होता है फिर वाई होता है, ये याद रखना। तो मैंने आपको क्या बताया, एग्जाम में एक नंबर क्वेश्चन में इतना बड़ा करोगे नहीं ना। तो अगर आपसे पूछा है ना एक्स एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप वाई की वैल्यू 0 लिख दो। y की वैल्यू 0 रखी, x कितना आ गया 4, तो आंसर सीधा क्या आ गया 4,0 आ गया। क्योंकि x पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। और ये x 0 है और ये y 2 है, तो 0 2 ये कब लिखेंगे, जब वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट पूछता, y एक्सिस को प्रतिच्छेदी पूछता। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 17 क्वेश्चन पे आ जाओ। 17 क्वेश्चन में बोला है कि त्रिभुज ABD और ACD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, ABD कॉन्ग्रुएंट है ACD के। देखो कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में सर्वांगसम बोलते हैं, सर्वांगसम बोलते हैं। सर्वांगसम के बारे में पहले समझ लो। सर्वांगसम का मतलब होता है कि जो सेम शेप और सेम साइज में होते हैं, सेम शेप और सेम साइज में होते हैं, आकृति भी समान होती है और आकार भी। सुन रहे मेरी बात? अब ये देखो, ये है और ये है, ठीक है। इनके शेप तो सेम है, दोनों ट्रायंगल हैं, लेकिन ठीक है इनका साइज सेम नहीं है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकता। समझ में आ गई? क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है ना तो क्वेश्चन टफ से टफ आ जाए, ठीक है, तो आप आसानी से उसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत से बच्चों ने किया भी है और 100% तक लाए भी हैं, ठीक है। इस तरीके से ध्यान से समझो अब इसे। अब 17 क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ये किस नियम से कॉन्ग्रुएंट है, कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट है, तो पहले रूल समझ लो कौन कौन से होते हैं। देखो अगर इन दो ट्रायंगल की ये वाली साइड इसके, ये वाली साइड इसके, ये वाली साइड इसके, ठीक है, तीनों साइड तीनों आपस में एक दूसरे के जो है करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो इक्वल हैं, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे एस 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 से, ठीक है। अगर दो साइडों के बीच में एंगल बराबर, जैसे ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर, ये दोनों के बीच में एंगल बराबर है, तो इसे एस से एस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एस से एस, ठीक है। अगर दो एंगल आ जाए, मान लो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, उनके बीच में साइड इक्वल है, तो हम इसको बोलेंगे एंगल साइड एंगल। तो एक कॉन्ग्रुएंट का ये फॉर्मूला होगा, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। और अगला होता है ए ए एस वाला। ए एस का मतलब होता है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बराबर है और ये तीसरी साइड बराबर है। ये वाली नहीं कह रहा मैं, ये तो अपने आप हो जाएगी बाद में सीपीसीटी से। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल आर इक्वल। कई बच्चे याद करने का तरीका क्या करते हैं, चाय पियो कप तोड़ो, ठीक है, चाय पियो कप तोड़ो, ठीक है।
याद करने का आसान तरीका है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अच्छे से एक एक चीज पता होनी चाहिए। तो AAS से मतलब AAS मतलब ए, ये वाला ए, सॉरी ये वाला ए और ये तीसरा एस। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गई। तो और एक लास्ट होता है RHS। क्या होता है RHS? RHS का मतलब जैसे ये 90 डिग्री का है तो ये राइट से मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है, हाइपोटेनस बोलते हैं इसे H, मतलब ये जो कर्ण होता है ये वाली चीज बराबर होनी चाहिए, और S मतलब कोई सी भी साइड हो जाए, ये वाली साइड हो जाए या ये वाली साइड हो जाए। ठीक है, तो ये वाली साइड मैंने कर दी, तो इसे RHS बोलेंगे। क्या बोलेंगे? RHS। अब यहाँ पे ये मत लिख देना SSA, ASS, ASS, ये नहीं होता, समझो, ASSS नहीं लिखते हैं। और AAA, कई बच्चे AA सोचते हैं, ये भी नहीं होता। अब AAA मैं बताता हूँ, ये देखो ये दो एंगल देख रहे हो, ये भी 60 डिग्री का मान लो, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। अब देखो एंगल ये भी इसके बराबर है, ये भी एंगल इसके बराबर है, ये भी एंगल इसके बराबर है, तो क्या है ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। हर एक साइज का सेम है, इसलिए ये नहीं होता। बच्चों को ये क्लियर ही नहीं होता। अब ऑप्शन में ये भी आ जाता है, इसलिए मैं आपको खाली पेपर नहीं करवा रहा, उसके आसपास के सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आप पास गारंटेड हो जाओ और जो बच्चा होशियार हो 100 तक ले आए। ठीक है, ठीक है। अब एक क्लास में तो नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी क्लासेस के देनी पड़ती है, आप मेरे से जुड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। तो ये सारे होते हैं कॉन्ग्रुएंट के, इसके अलावा कोई नहीं होता। क्लियर हो गया, अब आगे समझो। अब इस क्वेश्चन में अब आप अपने आप बताओगे कि ये कौन से फॉर्मूले से है बराबर। देखो ए बी बराबर AC के है, ये लाइन भी डली हुई है, AB बराबर है AC के। ठीक है, ये दो ट्रायंगल है, कौन करने के लिए पहले देखना पड़ता है दो ट्रायंगल कौन से ले रहे हैं, एक ये रहा एक ये रहा। ठीक है, BC बराबर CD के, देखो बना भी हुआ है BC बराबर CD के। ठीक है, BC ये गलत छप गया होगा, BC बराबर CD के। ठीक है, तो BC नहीं सही लिखा था, सॉरी, BD बराबर CD के, BD बराबर CD के। ठीक है, उसके बाद बोला किस नियम से। देखो ये लाइन अगर ना होती तो दो ट्रायंगल होते, अगर ये लाइन ना होती दो ट्रायंगल होते नहीं होते ना, तो इसका मतलब ये भी कॉमन हो गया, तो ये भी साइड है, तो कौन से रूल्स हो गए, SSS से हो गया। कौन से रूल्स हो गया, SSS से रूल से हो गया। ठीक है, अब आ जाओ 18 क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन में बोला है कि पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालिए। देखो भाई, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राकृत क्या होता है। जब मैंने वीडियो बनाई थी शुरू में पहले चैप्टर की, तो उसमें यही सारा समझाया कि प्राकृत संख्या क्या होती है, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, मैंने सारा बता रखा, उस वीडियो को देखोगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे बता तो मैंने करवा रहा हूँ। तो प्राकृत संख्या बच्चों 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3। ठीक है, ये कभी पॉइंट में नहीं होते हैं, ठीक है, अपॉन में नहीं होते हैं, और पॉजिटिव रहते हैं, और 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। कह रहा है नेचुरल नंबर जो है उनका माध्य निकालिए। अब माध्य को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों मीन। क्या बोलते हैं, मीन। ठीक है, अब मीन कैसे निकालते हैं कि जितने जने होते हैं उन सबको ऐड करके उतने जनों से डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे इसे मतलब 5, तो नीचे 5 आएगा, क्या आएगा 5, और ऊपर क्या आएगा, प्राकृत संख्या आएंगी जो शुरू की 5 है। तो शुरू की 5 कौन सी है, पहला 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो, 15 आ जाएगा। 5 और 12 14 15, तो 5 से अब डिवाइड कर दो, 5 से 15 3 आ गया, समझ में आ गई। अब एग्जाम में यही सेम थोड़ी आएगा, आपसे बोल देगा होल नंबर, शुरू के 5 होल नंबर का निकालो। तो होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ से होते हैं, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, तब आप 0 से लोगे। तो मतलब कहने का ये है कि आपको मेन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसके बारे में अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप वीडियो देखो, पहले चैप्टर की पहली वीडियो ही है, उसमें सारा कंसेप्ट बता रखा है। ठीक है, तो ये मीन के बारे में नहीं बता रखा, प्राकृत, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर वगैरह बता रखे हैं, तो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, और अगर कुछ नहीं बताया होगा तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं उसको और क्लियर कर दूंगा। 19 क्वेश्चन में आ जाओ। ये कह रहे एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक चित होने की प्रायिकता निकालिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में पहले टोटल सैंपल स्पेस लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं, सैंपल, क्योंकि 1 नंबर का है तो इसलिए 1 नंबर लायक समझ लो। ठीक है, इन्हें बोला है कि एक सिक्के को एक बार उछालते तो एक सिक्के को उछालोगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। तो सैंपल स्पेस क्या आ गया, हेड और टेल आ गए। टोटल कितने सैंपल स्पेस है, 2 है। कितने हैं, 2 है। तो उसने जिसकी प्रोबेबिलिटी बोली है, आप प्रोबेबिलिटी लिखो, हिंदी वाले प्रायिकता लिखेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी बोली उसको ब्रैकेट में लिखो हेड। अब वो हेड कितनी बार है, 1 बार है। टोटल कितने, 1 और 1 2, ये आंसर आ गया। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इतना बहुत है।
क्लियर हो गया? ठीक है, अब इस प्रोबेबिलिटी के बारे में एक अलग सी वीडियो लाऊंगा, तब उसको अच्छे समझाऊंगा, क्योंकि अगर इसमें समझाया तो फिर क्वेश्चन बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, मेन अभी समझ लो। ठीक है, बाकी जो और आएगा, क्योंकि जिसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन देना पड़ेगा उसके लिए अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा वर्ग अंतराल। देखो वर्ग अंतराल, इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल का मतलब जैसे होता है, जैसे 0 से 20, 20 से 40। ठीक है, अब मान लो किसी बच्चे ने 10 से 20 लिखा है। ठीक है, किसी बच्चे ने 5 से 10 लिखा है। ये सारे क्लास इंटरवल हैं, सारे क्लास इंटरवल। अभी इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, क्लास इंटरवल समझ में आ गया। उसके बाद होता है क्लास साइज। क्या होता है? क्लास साइज, वर्ग साइज बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो वर्ग साइज जो है, इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़े में से अपर में से लोअर घटा देंगे। ठीक है, अपर लिमिट कितनी है, इसको लिमिट बोलते हैं। ये लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है। उच्च सीमा, निम्न सीमा, क्या बोलते हैं हिंदी में? उच्च सीमा। चलो बोल दिया ना, तो लिख लेना अपने आप, लिख देता हूँ चलो छोटा सा, निम्न सीमा। तो उच्च सीमा कितनी है? 20, और निम्न सीमा कितनी है? 0, तो इसका 20 आ गया। इस वाले का अगर पूछा होता तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर कितनी है? 40, लोअर कितनी है? 20, तो कितना आ गया? 20 आ गया। क्लियर हो गया? मैंने क्या समझाया अभी आपको? क्लास साइज समझा दिया। दूसरा मैंने आपको, सॉरी, पहले मैंने क्लास इंटरवल समझा दिया, दूसरा मैंने आपको क्लास साइज समझा दिया। अब उसके बाद आ जाओ, अच्छा, इसको साइज को हिंदी में माप भी बोलते हैं। ठीक है, वर्ग माप। ठीक है, अब एक और चीज सुनो, वर्ग चिन्ह, क्योंकि इन तीनों नामों में बहुत कंफ्यूजन होती है। ठीक है, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को इंग्लिश में बोलते हैं क्लास मार्क। अब देखो एक एक अक्षर का थोड़ा डिफरेंट है। क्लास मार्क का मतलब होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2 कर देंगे। क्या कर देंगे? 2, मतलब दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। मान लो मैं इसका निकाल रहा हूँ, तो 0 में 20 जोड़ के आधा कर दूंगा, 10 आ जाएगा। अगर मैं इसका निकाल रहा हूँ, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, क्लास मार्क निकाल रहा हूँ, तो 20 प्लस 40 बटे में 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 का आधा कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। समझ में आ गई? ठीक है, अभी मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट थोड़ा समझाया। अब पेपर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देगा। पेपर में उसने क्या बोला? 20 क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ देखो, उसने पेपर में इस क्वेश्चन को ले लेता हूँ। क्लास मार्क दे रखा है, वर्ग चिन्ह दे रखा है, वर्ग चिन्ह हमें दे रखा है बच्चों 10.5। हमें क्लास साइज दे रखा है 7। क्लास साइज को क्या बोलते हैं? वर्ग माप। वो कह रहा है दोनों को जोड़ के आधा करने पर 10.5 आता है। ठीक है, और दोनों को घटाने पर 7 आता है। दोनों को घटाने पर 7 आता है। तो अब आप बताइए, क्लास इंटरवल निकाले। उल्टा पूछ लिया एक तरह से, क्लास इंटरवल निकालिए। ठीक है, अगर आप इसको बड़े तरीके से करोगे तो आप कैसे करोगे? आप क्लास मार्क लिखोगे पहले, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्लास मार्क। ठीक है, आप क्लास मार्क का फॉर्मूला लिखोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2 इक्वल टू में कितना तरीका? 10.5। फिर 2 को इधर ले जाओगे, 21 आ जाएगा, है ना? 21 लिखोगे, क्योंकि 2 उधर जाके 10.5 का डबल क्या होता है? 21। ठीक है ना? अब आप ये लिखोगे, उसके बाद दूसरा आप लिखोगे, फर्स्ट इक्वेशन बनाओगे, फिर सेकंड बनाओगे। क्लास साइज, क्लास साइज का क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू 7, सेकंड करोगे, है ना? उसके बाद आप क्या करोगे? इसको सोल्व करोगे, इसकी एक की वैल्यू दूसरे में रखोगे, अपर लिमिट की वैल्यू निकालोगे, माइनस का एल जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। ठीक है, पुटिंग इन फर्स्ट, पुटिंग इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर दोगे, तो अपर लिमिट की जगह आ जाएगा 7 प्लस एल, और एल की जगह एल आ जाएगा 21। एल कितने हो गए? 2L। 2L इक्वल टू कितना? 21 माइनस 7। ठीक है, 21 में 7 के कितने बचे? 14। तो 2 गुणा वाला भाग हो जाएगा, एल कितना आ जाएगा? आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, एल आपका 7 आएगा। उसके बाद इसमें पुट कर दोगे, इसमें फर्स्ट में पुट कर दोगे, फर्स्ट में पुट करोगे तो u प्लस एल कितना? 7 इक्वल टू में 21। 21 7 घटा दिया तो कितना आ गया? 14 आ गया। कितना आ गया? 14। अब आप चेक कर लो, दिख रहा है ना बच्चों? ठीक है, चेक करोगे तो चेक करो क्या फॉर्म, अगर क्लास मार्क देखो 10.5 आ रहा है, क्या फॉर्मूला होता है? अपर प्लस लोअर बटे में 2, तो 14 प्लस 7 बटे में 2, 21 बटे में 2 कितना आ रहा है? 10.5। आ रहा नहीं आ रहा? 10.5 आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है ना? अब आप ऐसे करोगे, है ना?
और इसका शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट क्या है? जो क्लास साइज हमें दे रखा है ना, जो हमें क्लास साइज दे रखा है, इसका आप आधा कर लो। शॉर्टकट देखो फटाफट। हमें जो क्लास, अगर मुझे पहले क्या निकालना है, क्लास इंटरवल निकालना, तो पहले लोअर लिमिट निकालनी पड़ेगी। हमें 10.5 दे रखा है, हमें क्लास में कितना दे रखा है? 10.5। कितना दे रखा है? 10.5। तो आप 7 का आधा कर लो, जो क्लास साइज दे रखा है उसका आधा करो। 7 का आधा कितना होता है? 3.5। तो 3.5 घटा दो तो कितना आ गया? 7 आ गया। और अगर अपर लिमिट निकालनी है, क्या निकालनी है? अपर लिमिट निकालनी, तो 10.5 जो हमें दे रखा है और उसमें प्लस कर दो क्लास साइज का आधा करके, 14 आ गया। तो क्लास इंटरवल कितना आ गया? 7 से लेकर 14 आ गया। समझ में आ गई? अब आप इतना बड़ा करोगे तो कितना टाइम किल नहीं होगा। तो शॉर्टकट इसका ये तरीका है। इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये बन सकता है क्लास मार्क माइनस क्लास साइज अपॉन में 2। अपर लिमिट का क्या बन जाएगा? क्लास मार्क प्लस क्लास साइज अपॉन में 2। ठीक है, इस तरीके से शॉर्टकट फॉर्मूला याद कर लो, आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में जो है ना, हर बार यही चीज़ नहीं पूछेगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। मैंने पूरा आपको कंसेप्ट समझा दिया है, उम्मीद करूँगा अच्छे समझ में आ रहा होगा और दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आज आपको 20 क्वेश्चन पूरे करवा दिए हैं। अब मैं नेक्स्ट सीरीज में लेकर आऊँगा 21 क्वेश्चन से, इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और स्पेशली जो है ये आपके मिड टर्म रिवीजन के लिए कह सकते हो, और कंपार्टमेंट के लिए अगर किसी की है, मैं तो चाहूँगा कभी किसी की ना आए, अगर किसी की आती है तो वो इससे फ़ायदा उठा सकता है और मेहनत करके पास हो सकता है। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।